नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। तो आज देहरादून में राजभवन पर 1 घंटे के लिए हरीश रावत धरना देने वाले हैं। हरीश रावत पर कल बैलगाड़ी से बिना परमिशन निकलने पर केस दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में आज हरीश रावत धरना देंगे। हरीश रावत का कहना है कि अब वो चुप बैठने वाले नहीं है। राजभवन में धरने के बाद बुधवार को हरीश रावत पेट्रोल पंप पर धरना देंगे और उसके बाद रोडवेज की बस के आगे लेटकर विरोध जताएंगे, क्योंकि उत्तराखंड रोडवेज की हालत भी खराब है। हरीश रावत ने दिसंबर 2019 में कहा था कि वो 3 महीने यानी मार्च 2020 तक किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे और उसके बाद 14 जून तक वो लॉकडाउन में दिल्ली में रहे। लेकिन अब करीब 6 महीने बाद हरीश रावत ने फिर धरना पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कल जिस तरह से पेट्रोल को लेकर एक रैली निकाली गई हरीश रावत की तरफ से, आज राजभवन के आगे धरना देंगे। एक बार फिर से जो आइसोलेशन में चले गए थे हरीश रावत, वो फिर से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 2022 का चुनाव जो सर पर है। नीलू, इस वक्त हरीश रावत राजभवन पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने यहीं पर रोका है, पहले ही रोक दिया है। और हरीश रावत का यह कहना है कि वो गिरफ्तारी देने को तैयार है, लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगे। और सरकार का ये रवैया एक तानाशाही वाला रवैया है। मेरे साथ खुद हरीश रावत इस वक्त मौजूद है न्यूज 18 पर। और सर, आपको जिस प्रकार हरीश रावत कुछ बोल रहे, सुनिए। पर जो है, मैं भगवान शिव को प्रणाम करने गया, बैलगाड़ी में क्या गया, सरकार ने उसको मुद्दा बना लिया, अपना अपमान मान लिया शिव जी के पास जाने को। और मेरे ऊपर जो मुकदमे, मेरे साथियों के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, मैंने उसके विरोध में कल रात 7 बजे ये कहा था कि मैं 1 घंटे का अकेले उपवास, अकेले धरना दूंगा, ताकि लोकतंत्र की जिस तरीके से उत्तराखंड में हत्या हो रही है उसके प्रति लोगों का ध्यान जाए, लोगों की आवाज़ बुलंद हो। आज जब मैं हाथी बड़कला हो करके पैदल आया हूं, तो मुझे विजयनगर पुल पर रोक दिया गया है और मैंने इनको मैसेज भी कर दिया था कि पुल को पार करके एक छायादार पेड़ के नीचे मैं बैठूंगा। पेड़ भी मैंने इंगित कर दिया था, केवल 50 मीटर की दूरी पर है। और मुझे लगता है कि ये सरकार ये चाहती है कि हरीश रावत सत्याग्रह करते हुए अपने प्राण दे दे। और मैंने फैसला कर लिया है, या तो ये मुझे जेल में डालेंगे, और यदि ये जेल में नहीं डालते हैं तो हरीश रावत जब तक विजयनगर के इस पुलिया को पार करके आगे पेड़ के नीचे नहीं बैठेगा, मैं यहीं पर रहूँगा। और मैं या तो जेल जाऊँगा या यहीं पर जो है रहूँगा, चाहे मुझको कितने ही दिन यहाँ पर क्यों न बिताने पड़े। पर आपको तो रोका जा रहा है, पुलिस की तरफ से आपको बार बार रोका जा रहा है, आप फिर भी अड़े रहे। मैंने उनसे अनुरोध किया, मैं पुलिस के लोगों को कोई दोष नहीं देना चाहता, और वो भी सब समझ रहे हैं। ये जिसका भी हुक्म है, मैं उस हुक्म को मानने से इनकार करता हूं, और उसके विरोध में मैं यहाँ पर धरने पर बैठ गया हूं। अब ये धरना या तो हरीश रावत विजयनगर की पुलिया को पार करके 50 मीटर आगे पेड़ के नीचे बैठेगा उपवास पर, और नहीं तो फिर हरीश रावत यहीं बैठेगा। सर, आज का थोड़ा सा विरोध क्या है आपका? तो सरकार पर किस तरीके से हमलावर है और बिल्कुल दीपांकर, अगर आपको आवाज मिल रही है। नीलू, आप देख सकते हैं कि दीपांकर, अगर आपको आवाज मिल रही है। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी बिल्कुल दीपांकर, जरा हरीश रावत जी वहां पर मौजूद है, उनसे जरा पूछिए। 2020 तक उन्होंने कहा था कि किसी तरह के कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वो शिव भगवान के दर्शन का हवाला दे रहे हैं कि वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन पूरे लाव लश्कर के साथ थे। अगर वाकई मंशा शिव के दर्शन की थी तो फिर इतना लाव लश्कर ले जाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, मैं आपका ये सवाल अभी हरीश रावत जी से पूछता हूँ।
केवल 2-3 लोग। लेकिन ये बात सही है कि हरीश रावत ने दिसंबर 2019 में ये बात कही थी कि 3 महीने वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे, किसी पॉलिटिकल इवेंट में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद कोरोना आ गया, 2.5 महीने लगभग कोरोना के, फिर 14 दिन का क्वारंटीन, और क्वारंटीन के बाद अब जो हरीश रावत ने दोबारा ये पॉलिटिक्स शुरू की है, पहले बैलगाड़ी में बैठना, फिर अब यहाँ पर राजभवन के आगे धरना देना, फिर उनका कहना है कि पेट्रोल पंप में भी धरने पर बैठेंगे, इसके बाद उनका कहना है कि रोडवेज की बस के आगे लेटेंगे। तो अभी लगातार राजनीति तेज हो रही है। 1.5 साल बाद उत्तराखंड में इलेक्शन होना है और हरीश रावत कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राज्य में है। तो अब ये पूरा पॉलिटिकल इवेंट किस तरीके से चलेगा, सरकार इसको किस तरीके से लेगी, लेकिन पुलिस ने फिलहाल हरीश रावत को बैरिकेडिंग लगा के पहले ही रोका है। नीलू, और मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बातचीत की जाए। गवर्नर के निवास के सामने 1 घंटा बैठूंगा और धरना दूंगा। एक प्रतीकात्मक विरोध था मेरा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जब मैं आया तो मैं हाथी बड़कला से अकेले चल करके, एक लोग जो गाड़ी में ला रहे थे वो लोग थे, और मैं अपना मोड़ा खुद लेकर के बड़ा आगे विजयनगर के पास में मुझे पुल पर रोक दिया गया। मैंने कहा भाई मैं छाया में बैठूंगा, मुझको ऐसे वृक्ष के नीचे बिठा रहे हैं जिस पर पत्तियां नहीं हैं। हाँ, मैंने कहा 50 मीटर आगे, केवल 50 मीटर आगे, कोई भी मीडिया का दोस्त नाप करके देख ले, 50 मीटर आगे हरा भरा वृक्ष है। मैंने कहा मैं उसके नीचे उपवास पर बैठ मैं 1 घंटे के धरने पर बैठ जा रहा हूँ। 1 घंटे के धरने, मेरे साथ कोई साथी नहीं आया। जो आए भी हैं उत्सुकता बस यहाँ, मैंने उन सबको मना कर दिया था कोई इधर नहीं बढ़ेगा करके। लेकिन मुझको जिस तरीके से रोका गया है, मुझे पुलिस के कर्मचारियों से कोई शिकायत। सर आपको नहीं लगता कि सर आपको शिकायत नहीं है सर पुलिस के सर अधिकारियों से जी, जैसा हुक्म का आदेश जी, वो उसका पालन सर कर रहे हैं। सर, और मैं भी, मेरे मन का जो आदेश है जी, मेरे मन का आदेश ये है कि यहाँ से 3 संभावनाएं हैं। अब एक संभावना ये है कि पुलिस अपने बैरिकेड आगे खिसकाए और मुझको उस पेड़ के नीचे बैठते थे। सर आपको नहीं लगता दूसरी संभावना यह है कि मैं यहीं पर बैठ करके अपने प्राण त्याग दूं जब तक मैं वहां नहीं जा पहुंचूंगा। और तीसरी संभावना यह है कि ये मुझे उठा करके जबरदस्ती जेल में डाले। सर आपको नहीं लगता कि कल आप जब मंदिर गए थे, आप अकेले जा सकते थे, वहां आपके साथ लोग जुटे, जिसकी वजह से केस दर्ज सरकार को करना पड़ा, आपको इसके पीछे नहीं लगता कि आप अकेले जा सकते थे कल वहां पर? मैं अकेले गया, मैं यहाँ अकेले आया हूँ। और मैं समझता हूँ मीडिया देश की आंख होता है, और मीडिया ने यहाँ भी देखा होगा मैं अकेले आया हूँ। नहीं, वहां कल मंदिर में, मैं मंदिर में भी अकेले आया था। पर आपके साथ कुछ लोग थे सर वहां पे? नहीं, वो लोग तो मैं हूँ, अब मैं हूँ तो आप आ गए तो लोग आ गए। अब मान लिया बात बढ़ते बढ़ते यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा तो इसके लिए हरीश रावत दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी त्रिवेंद्र सिंह रावत है। सर, क्या आपकी सक्रियता की वजह से सरकार डरी है? कल जिस तरीके से मुकदमे हुए और आज यहाँ पर रोक दिया गया। बिल्कुल दीपांकर, तो ऐसे ही नहीं, इनको कांग्रेस का मंझा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है उत्तराखंड में, और हरदा हैं और कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं चला था, मेरे साथ लोग जुटते चले गए। अब यहाँ राजभवन से दूरी पर ही इनको रोक लिया गया है, वहीं पर बैठ गए हैं। तो इस तरह से भी ये कहीं ना कहीं एक तरह से पॉलिटिक्स करते दिखाई दे रहे हैं। और अब देखना होगा, जिस तरह से उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं कि या तो यहां से बैरिकेडिंग आगे घसकाई जाए, या फिर मुझे जेल में, या फिर मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और तमाम वहां के हाल हम तक पहुंचाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पीएमओ की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये कोरोना के दौरान राष्ट्रपति मोदी का राष्ट्र के नाम 6वां संबोधन होगा। तो शाम के 4 बजे आज प्रधानमंत्री मोदी देश से रूबरू होंगे और क्या कुछ कहने वाले हैं, सबकी नजरें इस पर हैं। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अनलॉक 2 को लेकर कुछ बातें हो सकती हैं, और खास तौर पर जिस तरह से भारत चाइना विवाद, चीन विवाद इस वक्त चल रहा है, उसको लेकर भी आज कुछ संदेश प्रधानमंत्री दे सकते हैं। और सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो बुधवार से प्रभावी होंगे। स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और उसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी रोक लगेगी।
हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियां और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा भी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन चारधाम यात्रा में अभी सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लोग को ही आने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में रहने वालों को यात्रा की परमिशन नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ की वेबसाइट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिले पास के साथ फोटो आईडी कार्ड और उत्तराखंड निवास स्थान प्रमाण पत्र भी रखना जरूरी होगा। चारों धाम में श्रद्धालु को एक रात रुकने की परमिशन दी जाएगी। पिछले वाली व्यवस्था में है, जब आप जाएंगे तो मेडिकल स्क्रीनिंग वहाँ पे सबकी 100% होगी। वो टेम्परेचर और बाकी चीजें वो देखी जाएंगी। सब सारी जो है उसमें जो वहाँ पे हैंड सैनिटाइजेशन का है और बाकी जो जरूरी जो भी इसमें सावधानियां हैं वो सारी हमने जो पिछले वाले में दी थी उसमें पूरा डिटेल्ड एसओपी हमने हर मंदिर के लिए दिया था, वो एसओपी यथावत रहेगा। और केदारनाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ में कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे कर्मचारी परेशान है। वहीं मनोज रावत का कहना है कि केदारनाथ मंदिर रूट पर कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बुधवार 1 जुलाई से कैसे चारधाम यात्रा होगी, ये बड़ी चिंता का विषय है। तनख्वाह नहीं मिली तो फिर हमने 7 अप्रैल को पत्र लिखा। उसके बाद बोर्ड ने अपना जो पूर्व बद्रीनाथ और केदारनाथ के कर्मचारी उनको तनख्वाह दी थी। अब अप्रैल, मई और जून 3 महीने ख़त्म हो गए हैं और फिर से वेतन नहीं दिया गया है। तो मैंने इस पर मैं इंतज़ार करता रहा कि अभी वेतन देंगे, लेकिन 3 महीने जब बीत गए तो मुझे मजबूर होकर के पत्र लिखना पड़ा। केदारनाथ में आज के दिन पर कोई रहने की जगह नहीं है गढ़वाल मंडल के सिवा, और गढ़वाल मंडल में कोई भी आदमी अगर एक रात के लिए रुकता है तो उसका 2,500-3 हज़ार रुपये लगता है और स्थानीय लोगों के लिए, उत्तराखंड के निवासियों के लिए ये बहुत बड़ी मार होगी। तो मेरा कहने का, हम चाहते हैं कि यात्रा चले। और चारधाम देवस्थानम एक्ट पर आज फिर सुनवाई होगी। सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया। कोर्ट में सरकार के जवाब में कहा गया कि सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 के विरुद्ध है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री समेत अन्य को बोर्ड में रखना गलत है, जबकि सरकार और अधिकारियों का काम अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था की देखभाल करना है, न कि मंदिर चलाने का उनका काम है। कोर्ट में रखी दलील में स्वामी ने कहा कि मंदिर चलाने का काम तीर्थ पुरोहितों और भक्तों का है। आज सरकार और अन्य पक्षकार इस मामले में अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। और उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोरोना को लेकर एक बयान दिया, जिसमें सूर्यकांत धस्माना ने कहा था कि क से कृष्ण और क से कोरोना होता है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर युग में राक्षस पैदा होते हैं और उनके खात्मे के लिए भगवान जन्म लेते हैं, तो इसी तरह से कोरोना और कौशिक कांग्रेस के खात्मे के लिए मोदी जी का जन्म हुआ है। तो वहीं बीजेपी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि इस तरह के बयान कांग्रेसी नेताओं के मानसिक दिवालियापन का सबूत है। अगर कौ से कृष्ण होता तो कौ से कंस भी होता है, और कंस का खात्मा भगवान कृष्ण ने किया। मैं कह सकता हूं इस युग में मोदी जी कौ से कोरोना और कौ से कांग्रेस के खात्मे के लिए उनका जन्म हुआ है। इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी से आप बचें, क्योंकि भगवान की तुलना किसी राक्षस से करना ये शोभा नहीं देता है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने भगवान कृष्ण की तुलना कोरोना से की है, तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जिसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरी ओर अगर वो ये कहते कि क से कोरोना और क से कांग्रेस, तो ये बेहतर होता, क्योंकि कांग्रेस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस प्रकार के व्यवधान पैदा कर रही है, उससे साफ है कि वह कोरोना के साथ है, जबकि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। और अब आपको सुनाते हैं सूर्यकांत धस्माना का वो बयान जिस पर पूरा बवाल बचा हुआ है। भगवान यही संदेश दे रहा है कि अपने अंदर झांको, मैं वही हूं। अब ये कह रहे नहीं बद्रीनाथ जी में ही है, केदारनाथ जी में ही है। वहां व्यापारी कह रहे हैं भैया कोरोना हो जाएगा, वहां पंडा पुरोहित कह रहे हैं कोरोना हो जाएगा। कोरोना जो है भगवान कृष्ण ने भेजा हुआ है, कहां से कोरोना और कहां से कृष्ण। और बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में दिल्ली से लौटे एक प्रवासी ने आत्महत्या कर ली। जून महीने में जिले में अब तक 4 लोगों ने आत्महत्या की है।
तो कपकोट क्षेत्र के प्रवासी ने आत्महत्या की है। लगातार जिस तरह से प्रवासियों का लौटना जारी है, अब खबर आई है कि बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में दिल्ली से लौटे एक प्रवासी ने आत्महत्या कर ली है। जून महीने में जिले में अब तक 4 लोगों ने आत्महत्या की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं चमोली की। यहां के नारायण बगड़ विकासखंड के तुलिया छपाली क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना हुआ है। कल रात एक बार फिर गुलदार ने 11 वर्षीय बच्ची की अपना शिकार बना लिया है, जिसके चलते लोगों में खौफ है। वहीं वन विभाग के खिलाफ आक्रोश भी है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग द्वारा यदि सतर्कता बरती जाती तो क्षेत्र में ये दूसरी घटना नहीं होती। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गुलदार को नरभक्षी घोषित नहीं किया जाता और शिकारी को गांव में नहीं भेजा जाता, तब तक वो शव को नहीं उठने देंगे। इससे पहले भी गुलदार ने 4 वर्षीय बच्चे को अपना निवाला बनाया था। और अल्मोड़ा के फुलसीमा में गुलदार के हमले से 2 महिलाएं घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज कर घर भेज दिया गया। फलसीमा के पास का ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुलदार सड़क पर दिखाई दे रहा है। गुलदार के इस वीडियो से गांव में दहशत है। वन विभाग से ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग की है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और हल्द्वानी में लगातार गुलदार के आने का सिलसिला जारी है। कल रात उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और पाल्म सिटी की दीवार पर गुलदार देखा गया, जो कुछ देर बैठा रहा और फिर वहां से निकल गया। तस्वीरें देख सकते हैं, सीसीटीवी में कैद हुई है। और उस पूरे इलाके में ओपन विश्वविद्यालय है वहां पर और पाल्म सिटी है, जिसके आसपास ये गुलदार दिखाई दिया है। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर लगातार 2 साल से एक तस्कर हाथी उत्पात मचा रहा है। ये हाथी अभी तक कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा चुका है और इसके हमले में एक व्यक्ति अपनी जान भी गंवा चुका है। बावजूद इसके कॉर्पोरेट प्रशासन इसे पकड़कर उसमें रेडियो कॉलर लगाने में अभी तक असफल रहा है। इसी को लेकर ट्रांसपोर्टरों का एक शिष्टमंडल सोमवार को पार्क के डिप्टी डायरेक्टर से मिला, जिन्होंने इस हाथी से शीघ्र निजात दिलाने की बात कही है। नैनीताल की नैनी झील में लॉकडाउन के बाद से अभी तक नाव नहीं उतर सकी है, जिससे नाव संचालकों में भी अब असर पड़ने लगा है और पर्यटकों में भी निराशा देखने को मिल रही है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों और ठंडी फिजाएं यहां आने वाले सैलानियों को तरोताजा कर देती हैं। यहां आने वाले सैलानी नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ लेना चाहते हैं, लेकिन बोटिंग के यादगार पलों से सैलानी अब भी दूर हैं। लॉकडाउन से बंद नावों का संचालन ना होने से पर्यटक बोटिंग का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले जब हम आते थे तो काफ़ी रौनक रहती थी यहाँ पे, बोटिंग करते थे। अब बिल्कुल शांत है, कोई दिख नहीं रहे, इंसान भी नहीं दिख रहे ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा। कि पहले आते थे हम बोटिंग करते थे, लेकिन इस बार बोटिंग का मौका नहीं मिल पाया, तो इस बात का दुख है। अभी भी इंतज़ार है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का करेंगे। तो हमने सोचा था कि हम बोटिंग ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर अनलॉक हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोटिंग अभी नहीं है और मार्केट वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सुनसान लग रहा है। हमें उतना इंजॉय हम नहीं कर पाए जितना हम पहले करते थे। नैनी झील में करीब 220 नावों का संचालन होता है, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है। संचालन ना होने से पानी में पड़ी नाव अब खराब भी हो रही है, तो इससे जुड़े कारोबारियों की अब चिंता भी बढ़ने लगी है। सरकार से यही गुहार करते हैं कि मतलब हमारी नाव खोल दी जाए, जबकि पर्यटक यहाँ आ रहा है, 4 जने साथ में घूम रहे हैं, तो बोट में भी 4 जने बैठ सकते हैं। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे इन नाव चालकों पर बड़ी मार इस साल पड़ी है। पर्यटन सीजन में नाव बंद पड़ी और संचालक अब सरकार से उम्मीद की बाट जोड़ रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के दल ने हॉर्न ऑफ हर्षिल अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। 4,823 मीटर ऊंची अनाम चोटी के सफल आरोहण के बाद दल हर्षिल लौट आया है। दल का नेतृत्व निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने किया। यह अभियान 21 नवंबर 2019 को शुरू किया गया था, लेकिन इस दौरान लगातार बर्फबारी और खराब मौसम रोड़ा बना रहा। 22 जून को यह दल हर्षिल के निकट छोलमी पंचमुखी महादेव होते हुए स्की एरिया में पहुंचा। वहां कैंप करने के बाद अगले दिन यह दल आगे बढ़ा और बेस कैंप होते हुए समिट कैंप पहुंचा। रविवार सुबह दल के अनाम चोटी का आरोहण किया। यह चोटी पंचमुखी महादेव के शीर्ष पर स्थित है। On 28th at 9:30 we have reached Harsil Horn. Harsil Horn 2 to my right, and we are on the top of Harsil Horn 1. And this is the first ascent, and our 5 team members we have climbed here. और कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों को जोड़ने वाला एकमात्र क्वारब पुल खस्ता हाल है। मानसून सीजन में पुल के नीचे पानी के बहने से इस रोड की लाइफलाइन को खतरे में डाल दिया है। इस पुल को बने 6 दशक से अधिक का समय बीत गया। पहाड़ों को आने वाले सभी वाहन इसी पुल से होकर गुजरते हैं। पुल के खस्ता हाल होने के बाद विभाग ने कार्य योजना बनाकर शासन में तो भेज दी, लेकिन अब शासन की ओर से हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। जिसे नितिन बता रहे हैं उसका एक डीपीआर बन गया है, प्रोजेक्ट गया है, तो उसकी सैंक्शन कराया जाए जल्दी उसको हम लोग फॉलोअप करेंगे। और समय के साथ पहाड़ की कई लोक परंपराएं गायब होती चली गई। इन्हीं में से एक है मानसून से जुड़ी हुड़की बॉल की परंपरा। लेकिन कुछ लोग आज भी इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। खोले दे माता, खोले भवानी, धार में केवड़ा। पहाड़ में रिमझिम फुहारों के बीच सीढ़ीनुमा खेतों में धान की रोपाई का दौर जारी है और इस धान की रोपाई से जुड़ी पहाड़ की ये हुड़की बॉल परंपरा, जिसे नैनीताल के सरियाताल गांव के ग्रामीणों ने आज भी जिंदा रखा है। हुड़की बॉल में एक शख्स हुड़के की थाप पर गीत गाता है और रोपाई कर रही महिलाएं उसके साथ सुर में सुर मिलाती है। यो नाचगाई बड़ी हमारी संस्कृति है और नाचगाई बड़ी यो एक आदमी हुड़के बजो पछिल सब जानी है झाड़ कहते बनी और भेड़ को नहीं भगवानों नाम ले लेनी और में फसल सही है और सब परिवार सही है। हुड़के की थाप के साथ पहाड़ी बोली में गाए जा रहे लोकगीत उत्तराखंडी संस्कृति का अहम हिस्सा है। इन गीतों के सुर मुश्किल रोपाई को बेहद आसान बना देते हैं। ये पहाड़ी संस्कृति है, इसमें हम भगवानों के भजन करते हैं या पहाड़ी लोकगीत गाते हैं, जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। इसमें हमारे यहाँ बहुत सारी वो होते हैं, जैसे लास्ट में आलू के गुटके भी बनते हैं और हमारे यहाँ सब लोग मिलजुल वाले काम का करने। पहाड़ की ये सुरीली रोपाई आपसी मेलजोल बढ़ाने का अनोखा जरिया है, लेकिन इसके बहाने पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर रोपाई करते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।